नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। मैं निशित मिश्रा आज आपके लिए लेकर के आया हूं 11 जून 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश नेपाल के कितने जिलों के कुल 56 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण करने की घोषणा की है? तो भारत का जो पड़ोसी देश नेपाल है उसके कितने जिलों में मौजूद जो 56 प्राइमरी स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी जो स्कूल्स हैं, उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करेगा भारत? ऑप्शन है 3 जिलों में, 5 जिलों में, 7 जिलों में या 10 जिलों में। और इस सवाल का सही जवाब है बच्चों 7 जिलों में। यानी भारत जो है नेपाल के 7 जिलों में स्थित 56 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का रिकंस्ट्रक्शन करेगा, उन्हें फिर से बनाने का काम करेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक और जहां नेपाल इतना एग्रेसिव है सीमाओं को लेकर, भारत पर तरह तरह के वह प्रत्यारोपण लगा रहा है, बहुत तरीके के आरोप लगा रहा है कि आप हमारा शोषण कर रहे हैं, आप बड़े देश हैं तो हमें दबाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी सीमाओं को कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं भारत ने, अगर भारत का स्टैंड हम देखें तो भारत ने एक बार भी इसके प्रत्युत्तर में कुछ खास नहीं कहा है। केवल एक बार हमने ऑफिशियल उन्हें जवाब दिया था, जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसने ऑफिशियल जवाब दिया था। इसके अलावा जो भी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं नेपाल की ओर से, हमने उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। भारत यहाँ पर मौन रहने की रणनीति को अपना रहा है, जिसका मतलब है कि भारत नेपाल के द्वारा उठाए गए इस प्रकार के मुद्दों को कोई महत्व नहीं देता है। तो जहां नेपाल इस तरीके की बातें कर रहा है, वहीं भारत देखिए क्या कर रहा है। भारत नेपाल के 7 जिलों में स्थित 56 जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनके पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर रहा है नेपाल में। तो ये जो है अच्छी डिप्लोमेसी है इंडिया की ओर से। अब आप देख सकते हो व्याख्या में, भारत ने पड़ोसी देश नेपाल के 7 जिलों के कुल 56 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण करने के लिए 1.84 अरब रुपए मदद देने की घोषणा की है, जिसके लिए भारत और नेपाल के बीच 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो भारत ने नेपाल को 1.84 अरब रुपए देने की घोषणा की है, जिससे वह अपने विद्यालयों का पुनर्निर्माण कर सके। तो मैं समझता हूँ इससे नेपाल के लिए अच्छा संदेश जाएगा और नेपाल के लोग इस बात को समझ पाएंगे कि भारत हमारा शत्रु देश नहीं है, बल्कि भारत ने सदैव ही सहायता की है नेपाल की हर स्थिति में। तो नेपाल को भी जो अपना रवैया है भारत को लेकर, ये बदलना चाहिए और फिर ये उसके भले की बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर ARCI ने किस बीमारी के इलाज के लिए दुर्लभ धातु आधारित मैग्नेटोक्लोरिक सामग्री का निर्माण किया है? तो पहले तो हम जान लें ये ARCI क्या है। देखिए ARCI क्या है। ARCI है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च फॉर पाउडर मेटलर्जी। ये एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च फॉर पाउडर मेटलर्जी नाम की एक संस्था है जिसका नाम है ARCI। इसने किस बीमारी के इलाज के लिए दुर्लभ धातु आधारित मैग्नेटोक्लोरिक सामग्री का निर्माण किया है? तो ये किस बीमारी के इलाज में काम आने वाली है मैग्नेटोक्लोरिक सामग्री? ऑप्शन है कोरोना, कैंसर, टीबी या डेंगू। तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई अभी कोरोना ज़्यादा चर्चा में है तो हो ना हो कोरोना ही इसका जवाब होगा, लेकिन विद्यार्थियों ऐसा नहीं है, इसका जवाब है कैंसर। ध्यान रखिएगा, इस तरीके के जब एग्जाम में सवाल आते हैं तो गलत होने के चांस उनके बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि लोग इसको सोचते हैं करंट का सवाल है तो जो चल रहा है उसी को ठोंक दो। तो जो भी लोग इसका जवाब कोरोना सोच रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है, ध्यान रखेंगे। इसका जवाब है कैंसर। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आप देख सकते हो व्याख्या में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त अनुसंधान तथा विकास केंद्र ने हाल ही में कैंसर बीमारी के इलाज के लिए दुर्लभ धातु आधारित मैग्नेटोक्लोरिक सामग्री का निर्माण किया है और ये काम आएगी कैंसर के इलाज में। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने कार घंटों के हिसाब से बुक कराने के लिए आर्बिट्रेरी रेंटल सर्विस की शुरुआत की है?
यानी ऐसी कौन सी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बन गई है जो कार को अब घंटों के हिसाब से देगी। वैसे क्या होता है, अभी जो हम कार लेते हैं वो या तो किलोमीटर के हिसाब से होती है या दिन या रात के हिसाब से होती है, लेकिन अब जो हमें कार मिला करेगी वो घंटों के हिसाब से मिलेगी। आपने कितने घंटे उसका इस्तेमाल किया उस हिसाब से आप पेमेंट कर दीजिए। तो ये नई सर्विस कौन से कंपनी ने स्टार्ट की है? ऑप्शन है ओला, उबर, मेरू या सवारी। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है बच्चों वो है उबर। उबर ने इसको शुरू किया है, तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। उबर ने, आप देख सकते हैं, कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी उबर ने हाल ही में कार घंटों के हिसाब से बुक कराने के लिए रेंटल सर्विस की शुरुआत की है। यह सर्विस ऑन डिमांड 24 घंटे उपलब्ध होगी। यह सर्विस 189 रुपये प्रति घंटे प्रति 10 किलोमीटर पैकेज से उपलब्ध होगी, यानी आप 189 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से टैक्सी को बुक कर पाएंगे और एक बार में ये तकरीबन 10 किलोमीटर तक चलेगी। चलिए, तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। सब्जी वाला भी आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्न में से किस टायर निर्माण कंपनी ने संदीप महाजन को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? कौन सी टायर बनाने वाली कंपनी है जिसके नए एमडी होंगे संदीप महाजन? ऑप्शन है एमआरएफ, सीएट टायर, गुडईयर टायर या अपोलो। तो मैं आपको बता दूं, संदीप महाजन जी को गुडईयर इंडिया जो टायर कंपनी है उसका एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है गुडईयर कंपनी ने। ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हो व्याख्या में, टायर बनाने वाली कंपनी गुडईयर इंडिया ने संदीप महाजन को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। 5 वर्ष के लिए ये नियुक्त किए गए हैं। संदीप महाजन ने सेवानिवृत्त हुए राजीव आनंद की जगह ली है। उन्होंने 38 साल से अधिक समय तक कंपनी की सेवा की और अब वो रिटायर हो गए हैं राजीव आनंद जी, और उनकी जगह पर आ गए हैं संदीप महाजन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस देश को हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर दिया गया है? इस सवाल को हमने कल का जो करंट अफेयर था उसमें भी डिस्कस किया था, मैंने ये आपको पूरा समझा दिया था, फिर से रिपीट हो गया है ये। निम्न में से किस देश को हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो इसको मैंने आपको कल बताया था, वो देश है न्यूजीलैंड। और मैंने ये भी बताया था कि न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डने, उन्होंने इसकी बाकायदा घोषणा की कि हमारा देश जो है कोरोना से मुक्त घोषित हो गया। बाकायदा उन्होंने डांस भी किया, तो काफ़ी खुशी वाला माहौल था न्यूजीलैंड में। और उन्होंने एक रग्बी खेल का भी आयोजन करने की घोषणा की है 13 जून के आसपास। ये कल का सवाल था जो मैंने आपको बताया था। आप देख सकते हो, न्यूजीलैंड देश को हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब न्यूजीलैंड में एक भी सक्रिय मामला नहीं है। करीब 50 लाख की आबादी वाले न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के 1154 मामले थे, जिनमें 22 की मौत हुई थी। तो बहुत ही, एक तो देखिए बहुत ही कम आबादी है। मैंने आपको कल भी बताया था कि केवल 50 लाख आबादी है और टोटल केस जो है 1154 ही थे। तो एक तो आबादी इतनी कम है, प्लस पढ़े लिखे लोग हैं, और कोरोना वायरस के मामले भी केवल 1154 ही हैं। तो इतने छोटे से देश में कोरोना जैसी महामारी को काबू करना ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि न्यूजीलैंड की जो स्थिति है वो समुद्र में है, एक द्वीप है, द्वीप समूह है न्यूजीलैंड। तो ऐसे में यहाँ पर इसको काबू करने में इतनी मुश्किल नहीं हुई होगी न्यूजीलैंड के प्रशासन को, उन्होंने आसानी से इसको काबू कर लिया। इसलिए अब वहाँ पर कोई भी एक भी पॉजिटिव केस मौजूद नहीं है कोरोना का। और मैंने आपको बताया था कि 13 जून से यहाँ पर सुपर रग्बी प्रतियोगिता भी शुरू हो रही है, क्योंकि कोई केस तो है नहीं, तो आराम से लोग इकट्ठे हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि भारत की आबादी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 123-130 करोड़ के आसपास हो चुकी है। अब 2011 में ही 121 करोड़ थी। तो ऐसे में भारत में तो काफ़ी मुश्किल है। और अगर हम देखें तो 2.5 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस इंडिया में हो चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर शीघ्र इस पर काबू नहीं किया गया तो भारत में और भी ज़्यादा मामले बढ़ सकते हैं। तो लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। घर से तभी निकलें जब बेहद ही ज़रूरी काम हो, और बिना मास्क के तो घर से निकलने का कोई मतलब ही नहीं है। घर से अगर कहीं आप घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने जैसे ही आप घर से बाहर जा कर के वापस लौटे तो तुरंत हाथों को धोइए। और अगर कहीं बाहर जा भी रहे हैं तो अपने साथ अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर रखिए, बिना पानी वाला, जिससे आप कहीं भी अपने हाथों को साफ़ कर सकें। तो बहुत ही ज़रूरी है, इन चीज़ों का ध्यान रखें, तभी
हम सुरक्षित रह पाएंगे, और हम सुरक्षित होंगे तभी देश आगे बढ़ पाएगा। ये बात समझने वाली है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्ति मिली है हाल ही में? ऑप्शन जावेद इकबाल वानी, अख्तर अब्दुल वानी, सिद्धार्थ शंकर या बाबू ज्वाला प्रसाद। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है जावेद इकबाल वानी। जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो जॉइंट हाई कोर्ट है उसके जज के रूप में नियुक्त किया गया है। हालांकि ये मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये अन्य न्यायाधीश हैं। और इनकी नियुक्ति की है कौन? इनकी नियुक्ति की है भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने, ध्यान रखेंगे। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों के जो जज होते हैं इनकी नियुक्ति भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ही करते हैं, ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हो व्याख्या में, जाने माने अधिवक्ता जावेद इकबाल वानी को मंगलवार को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इससे पहले जस्टिस अली मोहम्मद मागरे वर्ष 2013 में न्यायाधीश के रूप में आखिरी कश्मीरी वकील थे। तो ये जो है अब नए कश्मीरी जज के रूप में यहाँ काम करेंगे। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे जस्टिस अली मोहम्मद मागरे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ की अभी वैकेंसी आई हुई है यूपीएससी के थ्रू, शायद आप लोगों ने किसी ने फॉर्म भी भरा हो। तो ईपीएफओ ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? ये होती है कर्मचारी भविष्य निधि। तो कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है इन्होंने 2 महीने में? ऑप्शन है 21,540 करोड़, 11,540, 10,050 या 31,540। और इस सवाल का सही जवाब है 11,540। 11,540 रुपए का भुगतान किया है कर्मचारी भविष्य निधि ने पिछले 2 महीनों के दौरान। आप देख सकते हो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में 36.02 लाख दावों का निपटान किया है और अपने सदस्यों को 11,540 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मचारियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए किस नाम से एक अभियान शुरू किया है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का कौन सा ऐसा अभियान है जो पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव को कम करने में सहायता करेगा? ऑप्शन है स्पंदन, नमन, खुशी या प्रतिभा। और इस सवाल का सही जवाब है बच्चों स्पंदन। स्पंदन नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पुलिस कर्मियों को तनाव और डिप्रेशन से बचाने के लिए या उनका तनाव डिप्रेशन कम करने के लिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए स्पंदन नाम से अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के दौरान परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था की जाएगी, जिससे पुलिस कर्मियों का जो डिप्रेशन है, जो वर्कलोड है, उससे थोड़ा उन्हें, जो वर्क प्रेशर है उससे थोड़ा उन्हें आराम मिल सके, जिससे वो बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाएँ ड्यूटी के दौरान। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्कों की दर को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो अगरबत्तियां तो हम सभी लोगों ने देखी होंगी, है ना? तो हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं अगरबत्तियां। तो अगरबत्ती में आपने देखा होगा अंदर एक बांस होता है, पतला सा बांस की हल्की सी खपंच होती है। तो वो जो बांस होता है वो बेसिकली आयात किया जाता है, अभी हम उसे खरीदते हैं बाहर से। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसके आयात शुल्क को बढ़ा दिया है, यानी सीमा शुल्क बढ़ा दिया है। अब कितना बढ़ा दिया है? तो देखो पहले था 10% और 10% से बढ़ाकर इसे कर दिया है 25%, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं के द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क दर को बढ़ाकर कर दिया है 25। तो पहले था 10 से कर दिया है 25%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25। अब आप देख लो क्यों कर दिया है 25%, आप देख सकते हो उत्तर है इसका 25%। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्विटर पर कहा, अगरबत्ती विनिर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर आयात शुल्क तत्काल प्रभाव से 10 से बढ़ाकर 25% किया जाता है। अच्छा, इसको करने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है, वोकल फॉर लोकल हमने डिस्कस किया ही है। तो इसका सीधा सा जो लक्ष्य है वो ये है कि विदेश से आने वाली जो चीज़ें हैं उनको कम खरीदा जाए। अब चूंकि देखिए, अब यहाँ पर हमने 10 से बढ़ाकर इसको 25% कर दिया है,
तो अब जब कोई बांस खरीदेगा तो उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो हो सकता है लोग बांस ना खरीदें बाहर से, और जब बाहर से बांस नहीं खरीदेंगे तो वो भारत में ही बनने वाले बांसों का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, इससे जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको बल मिलेगा, हमारा पैसा हमारे पास ही रहेगा। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करें, विदेशों से आने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल कम से कम करें, इसलिए इस सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया है। तो वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत की जो बात है उसी के तहत ये लिए जाने वाला एक कदम है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT, कौन सी इकाई है? IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो पहले तो आप समझ लो ये IHBT क्या है। IHBT है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। IHBT का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। तो IHBT ने हींग और केसर की खेती करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ समझौता साइन किया है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, हिमाचल या उत्तर प्रदेश। तो अब चूंकि IHBT की बात हो रही है यहाँ पे, तो हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, तो वही जहाँ पर हिमालय होगा वहीं पर ये इंस्टीट्यूट होगा और वहीं पर ये समझौता किया होगा। एक कॉमन सेंस अगर हम लगाएं तो इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के साथ समझौता किया है IHBT ने। आप देख सकते हो हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से देश में केसर और हींग की खेती को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। यह साझेदारी हिमाचल प्रदेश में कृषि आय बढ़ाने, आजीविका में वृद्धि और ग्रामीण विकास के उद्देश्यों को पूरा करने में मददगार होगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे IHBT ने केसर और हींग की खेती करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट हिमाचल के साथ समझौता किया है। इस तरीके के सवाल जो है, जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन होता है PCS एग्जामिनेशन में या अदर वनडे एग्जामिनेशन में, उसमें इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों। तो ये थे हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चंस जो कि जुड़े हुए थे 11 जून से। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो अगर ऐसा है तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर के एकलव्य PCS को सर्च कीजिए, वहाँ उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर ये PDF पर डे आपको फ्री में मिल जाती है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।